प्लेटो का आदर्श राज्य भाग 2। हमने प्लेटो के आदर्श राज्य के पहले वीडियो में आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य का आधार, आदर्श राज्य के लिए साम्यवादी सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और न्याय सिद्धांत की आवश्यकता, इसका अध्ययन किया। इसके उपरांत आज हम आदर्श राज्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहली है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में सावयवी एकता होगी। सावयवी एकता का तात्पर्य है कि जिस पर शरीर से तुलना की जाती है, इस सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी बोलते हैं इसको, जिसमें राज्य की तुलना मानव शरीर से की जाती है। जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों से संगठित होकर बनता है मानव शरीर, उसी प्रकार राज्य भी विभिन्न अंगों से संगठित होकर बनता है। जैसे राज्य में एकता पाई जाती, शरीर में एकता पाई जाती है, वैसी ही राज्य में एकता पाई जाती है। प्लेटो के अनुसार राज्य मानव आत्मा का ही विराट रूप है। मानव शरीर की भांति ही राज्य का भी अपना शरीर है। जिस प्रकार मानव का शरीर है, वैसे राज्य भी शरीर रूपी ही है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में राज्य रूपी शरीर को अपने अंगों अर्थात व्यक्तियों पर प्रधानता प्राप्त होती है और राज्य अपने अंगों पर पूर्ण नियंत्रण भी करता है। विद्यार्थियों को समझ में आया होगा कि प्लेटो आदर्शवादी विचारक हैं और आदर्शवाद राज्य को प्राथमिकता देता है और अपनी प्राथमिकता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो प्लेटो ने अपने तरीके से इसे सिद्ध किया और वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है, कि जिस प्रकार छोटे रूप में व्यक्ति की आत्मा में राज्य दिखाई देता है, वो उस राज्य का जो बड़ा रूप उस आत्मा का बड़ा रूप राज्य है। और उन्होंने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सावयवी सिद्धांत का, ऑर्गेनिक थ्योरी का सहारा लिया और कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य के अंगों में एकता पाई जाती है, उस प्रकार राज्य में एकता पाई जाती है। जैसे मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं हाथ, पैर, मस्तिष्क आदि, इनके संगठन से मानव शरीर बनता है। उसी प्रकार राज्य के अंग होते हैं, तो उन्होंने राज्य के अंग व्यक्तियों को माना है, तो व्यक्तियों के संगठन से राज्य का निर्माण होता है। इसलिए राज्य सब कुछ है, व्यक्ति उसका साधन मात्र है। दूसरी विशेषता है नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग बताए हैं, जिन्हें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग कहा है। राज्य के इन तीनों वर्गों के कार्य एवं गुण परस्पर भिन्न हैं। जैसे शासक वर्ग शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग राज्य की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग आर्थिक क्रियाकलापों को संपन्न करता है। भिन्नता के बावजूद ये तीनों वर्ग एक दूसरे के अनुपूरक हैं। हमने साम्यवादी सिद्धांत में देखा था कि प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को केवल अभिभावक वर्ग अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू किया है, उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं किया है। इसका कारण ये है कि उत्पादक वर्ग संपत्ति भी रखता है और परिवार भी रखता है, और संरक्षक वर्ग के पास उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, ना उसका कोई अपना परिवार होता है। लेकिन उत्पादक वर्ग अभी संरक्षक वर्ग के लिए उत्पादन का कार्य भी करता है और उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भोजन आदि की पूर्ति करता है। जबकि संरक्षक वर्ग उत्पादक वर्ग को शासन प्रदान करता है, अच्छा शासन प्रदान करता है और पूरे देश की, पूरे राज्य की रक्षा सैनिक वर्ग द्वारा की जाती है। इस प्रकार तीनों वर्ग एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। प्लेटो की वर्ग व्यवस्था तीनों अंगों में उचित सामंजस्य एवं सहयोग उत्पन्न करती है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जिन 3 वर्गों का निर्माण किया है, वो तीनों वर्ग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में श्रम विभाजन दिखाई देता है, हस्तक्षेप दिखाई देता है और कार्य विशेषीकरण दिखाई देता है। प्लेटो ने
राज्य के प्रत्येक नागरिक में विभिन्न कार्यों को करने की पूर्ण योग्यता एवं दक्षता नहीं पाई जाती, ऐसी प्लेटो की मान्यता है कि प्रत्येक नागरिक हर कार्य को नहीं कर सकता योग्यता के साथ और दक्षता के साथ। अतः ऐसी व्यवस्था अंत में राज्य के पतन का कारण सिद्ध होती है। यदि क्योंकि जब एक व्यक्ति हर प्रकार के कार्य करेगा तो प्लेटो कहते हैं कि उसमें किसी भी कार्य के प्रति विशेषीकरण उत्पन्न नहीं होगा। वो किसी भी कार्य को स्पेशलाइजेशन किसी भी कार्य में उसका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। और जब व्यक्ति का किसी कार्य के प्रति स्पेशलाइजेशन नहीं है तो ऐसी व्यवस्था राज्य के पतन का कारण सिद्ध होती है। प्लेटो का निष्कर्ष है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना तब ही हो सकती है जब प्रत्येक नागरिक केवल एक कार्य को करे जिसके लिए वह सर्वाधिक योग्य है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करे तो उस कार्य में वह निपुण हो जाता है। आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करता है और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो जाता है। अतः प्लेटो के आदर्श राज्य में श्रम विभाजन दिखाई देता है। श्रम विभाजन कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है। फिर हस्तक्षेप का सिद्धांत दिखाई देता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने अपना कार्य करता है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। तीसरा कार्य विशेषीकरण दिखाई देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही कार्य करता है, इसलिए उनमें अपने कार्य करने का स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। अगली विशेषता है न्याय व्यवस्था की स्थापना। प्लेटो के आदर्श राज्य में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो नींव बनाई है वह न्याय सिद्धांत को बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। अगली विशेषता है भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय। प्लेटो आदर्शवादी विचारक हैं और वह इस दृश्य जगत को अवास्तविक मानते हैं तथा इस दृश्य जगत के प्रत्यय को सत्य मानते हैं। उनका मत है कि राज्य का जन्म भले ही भौतिक आवश्यकताओं के कारण हुआ हो किंतु उसका उद्देश्य एक उत्तम जीवन प्राप्त करना है। प्लेटो के इस वाक्य से पता चला होगा कि उन्होंने ये विशेषता बताई कि भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय। उन्होंने राज्य को भौतिक बताया है क्योंकि वह दृश्य जगत में वो दिखाई देता है राज्य, तो इसलिए वह भौतिक है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसका उद्देश्य आध्यात्मिक है, कि उसका मूल मतलब व्यक्ति का भरण पोषण ही उसका कार्य नहीं है, वह व्यक्ति को नैतिक जीवन प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है ताकि व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान कर सके। अगली विशेषता है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब शिक्षा प्रणाली राज्य द्वारा नियंत्रित हो, अर्थात जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वह उसे राज्य निर्मित करे, अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पाठ्यक्रम को बनाए और अपनी आवश्यकता जब उस ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसका पाठ्यक्रम राज्य ने निर्मित किया है उस पाठ्यक्रम से नागरिक शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ऐसे नागरिक राज्य के लिए उपयोगी होंगे। इसलिए प्लेटो कहता है कि शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। अगला है साम्यवाद की व्यवस्था। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए साम्यवादी सिद्धांत को आवश्यक माना है। वह कहता है कि उसके अभिभावक वर्ग के पास संपत्ति और परिवार नहीं होनी चाहिए ताकि इस वर्ग में स्वार्थ की भावना नहीं आए और वह अपने कार्य के प्रति विशेष ध्यान दें, जैसे शासक वर्ग शासन कार्य करे और सैनिक वर्ग सीमाओं की सुरक्षा करे। अगली विशेषता है दार्शनिक वर्ग का शासन। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की जो डोर है वह ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहता है जो दार्शनिक हो, विवेकशील हो, ज्ञानी हो, सत्य की खोज करने वाला हो, बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो एवं आत्मसंयमी हो। तो ऐसे व्यक्ति जो प्लेटो ने उसका निर्माण किया है, जो उसकी शिक्षा योजना में 6 से 50 वर्ष तक अध्ययन करता है, वह उसका दार्शनिक शासक होता है। तो वो अपने आदर्श राज्य की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हैं जिसमें ये गुण विद्यमान हों।
प्लेटो दार्शनिक वर्ग को सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम संरक्षक मानता है, क्योंकि उसके पास अपना निजी परिवार नहीं होता, निजी संपत्ति नहीं होती, इसलिए वह सभी के कल्याण का ध्यान रखता है। यही कारण है कि प्लेटो शासन की सत्ता पर दार्शनिक वर्ग का एकाधिकार स्वीकार करता है और इस वर्ग पर किसी भी प्रकार के कानून अथवा जनमत के नियंत्रण की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। वह अपने राजा पे, शासक पे, आदर्श राजा पे या दार्शनिक राजा पे कानून के नियंत्रण या जनता का नियंत्रण आवश्यक नहीं मानता। उसका कारण यह है कि वह राजा क्योंकि खुद ही सत्य का अन्वेषक है, उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है, उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, निजी परिवार नहीं है, वह सत्य का अनवरत अन्वेषक है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानून के नियंत्रण की आवश्यकता प्लेटो नहीं मानते और ना ही जनमत के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस मानते, क्योंकि वह खुद ही सत्य का अनवरत अन्वेषक है। अगली विशेषता प्लेटो बताते हैं आदर्श राज्य की स्त्री पुरुष को समान अधिकार। प्लेटो लैंगिक असमानता के अलावा स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं मानते और वह प्लेटो अपना दार्शनिक राजा स्त्री को भी बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं यदि उसकी शिक्षा प्रणाली में 6 से 50 वर्ष तक की शिक्षा प्रणाली में यदि कोई स्त्री भी शिक्षा ग्रहण करती है तो वह भी उसका दार्शनिक शासक हो सकती है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं के उपरांत अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना करते हैं कि हमें आदर्श राज्य में क्या कमी नज़र आती है। पहली कमी कि व्यक्ति व राज्य में पूर्ण समानता अनुचित। जैसा प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति की आत्मा का विराट रूप है और उन्होंने व्यक्ति को राज्य के लिए आवश्यक बताया है। तो उन्होंने व्यक्ति और राज्य में इतनी समानता पैदा कर दी है, जबकि राज्य एक निर्जीव संस्था है और व्यक्ति सजीव, तो दोनों में समानता नहीं हो सकती। लेकिन प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति में इतनी पूर्ण समानता करके राज्य को अत्यधिक एकीकृत कर दिया है, जो अत्यधिक एकता राज्य को भी तोड़ देगी। दूसरा है अत्यधिक एकता पर बल, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटो ने आदर्शवादी विचारक होने के नाते राज्य को लक्ष्य माना है और व्यक्ति को साधन माना है। उन्होंने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, अर्थात व्यक्ति उसका साधन है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि व्यक्ति का कार्य केवल राज्य के आदेशों का पालन करना है, इसी में व्यक्ति का हित है। उन्होंने राज्य को अत्यधिक संगठित करने का प्रयास किया है और ये जो अत्यधिक एकता जो अभी मैंने आपको बताया वो राज्य के लिए नुकसानदायक होती है। काल्पनिक धारणा। प्लेटो स्वयं ने ही ये महसूस किया था कि मेरा आदर्श राज्य शब्दों से बनाया गया है, इस संसार में ऐसे राज्य को प्राप्त करना बड़ा असंभव है, लेकिन इसलिए और आज तक ये प्राप्त भी नहीं किया जा सका है, इसलिए प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा एक काल्पनिक अवधारणा है। विशिष्टीकरण के सिद्धांत की आलोचना। ये सिद्ध है कि जिस राज्य में विभिन्नता होती है वह राज्य ज़्यादा विकसित होता है। प्लेटो ने अपने नागरिक को आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करने को कहा है और वह उस गुण के अनुसार जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उस कार्य में निपुण हो जाता है। वह उसका विशिष्टीकरण का सिद्धांत है कि वह उस कार्य में अपना स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेता है। जैसे शासक विवेक तत्व की प्रधानता वाला व्यक्ति शासन कार्य करता है तो वह शासन कार्य में निपुण हो जाता है। साहस तत्व की प्रधानता वाला व्यक्ति सैनिक का कार्य करता है और उस कार्य में निपुण हो जाता है, और क्षुधा तत्व की प्रधानता वाला व्यक्ति उत्पादन कार्य करता है और उसमें वह निपुण हो जाता है। किंतु मनुष्य का ये स्वभाव है कि वह दूसरा कार्य भी करना चाहता है, क्योंकि एक ही एक कार्य को करने से व्यक्ति में नैराश्य का भाव आता है, उसके मस्तिष्क का एक पक्ष विकसित होता है, अन्य पक्ष अछूते रह जाते हैं। तो मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी है कि उसको सभी काम आने चाहिए, जबकि प्लेटो अपने व्यक्ति को केवल अपने आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करने को ही कहता है। अगली आलोचना है साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना। प्लेटो ने जिस साम्यवादी व्यवस्था को दिया था कि उसमें जो संरक्षक वर्ग है, अभिभावक वर्ग है, वह अपनी संपत्ति
और परिवार नहीं रखेगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि निजी संपत्ति मनुष्य के स्वभाव में निहित है, परिवार मनुष्य के स्वभाव में निहित है। कोई भी व्यक्ति सहज ही परिवार को नहीं छोड़ सकता, निजी संपत्ति को नहीं छोड़ सकता। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण है। प्लेटो ने न्याय की जिस अवधारणा का वर्णन किया है उसे नैतिक न्याय या पूर्ण न्याय कह सकते हैं। उन्होंने न्याय के अन्य पक्षों पर विचार नहीं किया है। तो न्याय सिद्धांत की जो अवधारणा है प्लेटो की, वह दोषपूर्ण है। उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो ने अपने उत्पादक वर्ग को केवल संपत्ति रखने का और परिवार रखने का अधिकार दिया है। वह राज्य की उत्पादन व्यवस्था से जुड़ा रहता है, केवल वह अपना वही कार्य करता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जितने भी सिद्धांत दिए हैं वह संरक्षक वर्ग पर लागू होने वाले दिए हैं और उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है, जबकि राज्य में उत्पादक वर्ग सबसे बड़ा होता है। अगली विशेष आलोचना है कि दार्शनिक शासक संबंधी आलोचना। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की जो बागडोर है वह दार्शनिक शासक के हाथों में देता है कि वह ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनाता है जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करता रहता है। जो व्यक्ति लगातार ऐसी शिक्षा पद्धति ग्रहण करेगा तो उसको राज्य कार्य करने के प्रति उसका कोई, शासन करने के प्रति उसका कोई लगाव नहीं रहेगा, और संभव यह है कि वह ऐसा व्यक्ति राजा बन ही नहीं पाएगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य सिद्धांत एवं दर्शन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ अवधारणा है, किंतु व्यवहार में इस आदर्श राज्य की प्राप्ति असंभव ही लगती है। अतः अक्सर इसे प्लेटो की काल्पनिक अवधारणा कह दिया जाता है। विशेषकर ऐसा विचार इसलिए भी प्रकट किया जाता है कि स्वयं प्लेटो ने कहा है कि मेरा राज्य शब्दों से बनाया गया है, क्योंकि मेरा विचार है कि संसार में यह कहीं भी मौजूद नहीं है। किंतु इसके बावजूद यह कहना उचित होगा कि आदर्श राज्य की अवधारणा के जन्म के पीछे स्वयं प्लेटो का राजनीतिक अनुभव निहित है। यह विद्यार्थियों को बता दूं कि प्लेटो का आदर्श राज्य भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ये एक मॉडल स्टेट है, और यह सभी जो देश हैं जिन्हें हम राज्य कहते हैं उनके लिए एक मॉडल का कार्य करता है कि सभी राज्य इस विकास क्रम में आदर्श राज्य को, अर्थात इस लक्ष्य को, ऐसे राज्य बनने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।